अंदर की तरफ ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में एक और संरचना दिखाई दे रही है जो कि गोलाकार संरचना है। इसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। और इस राइबोसोम्स का कार्य होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम्स के थ्रू होता है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पूर्व केंद्रीय कोशिका। इससे पहले हम लोग अगली क्लास में पढ़े थे सेल और टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल के बारे में आप लोगों को हम बता चुके थे कि जो सेल होते हैं यानी कि जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है। एक आपका होता है यूकैरियोटिक सेल्स और एक होता है जो ऊपर लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो दो प्रकार की कोशिका हमने बताया था कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक यूकैरियोटिक सेल होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और दोनों का कैरेक्टर्स ये होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो सभी बड़े जीवों में और पौधों में पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो बैक्टीरिया में, आर्किया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और कुछ वायरस में पाए जाते हैं। तो आज के क्लास में सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पूर्व केंद्रीय कोशिका क्या होती है, इसका रेंज कितना होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि यह प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। लगभग अगर हम देखें तो कोशिकाओं का रेंज अलग अलग होता है, लेकिन वहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को देखते हैं तो यह 1 माइक्रोन मीटर से लेकर 100 यानी कि 100 माइक्रोन मीटर तक पाई जाती है, जिसके अंतर्गत औसतन कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। कुछ कोशिकाएं 20 माइक्रोन मीटर की होती हैं, कुछ कोशिकाएं 30 माइक्रोन मीटर की होती हैं, कुछ कोशिकाएं 50 माइक्रोन मीटर की होती हैं, कुछ 60 की होती हैं, कुछ 70, कुछ 80। इस प्रकार औसतन कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन एक औसतन जो माध्यम बनाया गया है वह 1 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन मीटर के मध्य बताया गया है। पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं की खासियत होती है कि यह बहुत लचीली होती है। इसलिए लचीली होती है, जहाँ तक यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बड़े बड़े जंतु बनते हैं, बड़े बड़े पौधों का निर्माण होता है। तो इस तरह से उनकी जो लेयर होती है या जो कोशिकाएं होती हैं ऐसे ही स्ट्रांग रहेंगी। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इससे मान लीजिए कि बैक्टीरिया का निर्माण होता है, आर्किया का निर्माण होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का निर्माण होता है और कुछ वायरसेस का निर्माण होता है, कुछ सूक्ष्म जीवों का निर्माण होता है। तो ये छोटे छोटे जीव होते हैं, तो मान लीजिए कि इनकी कोशिकाएं कितनी हार्ड होंगी, ये तो बहुत नॉर्मल होगी और ऐसे में ये नॉर्मल होती हैं, इसकी यही पहचान होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है तो यूकैरियोटिक सेल से बड़े बड़े पेड़ बनते हैं, ह्यूमन बनते हैं, अन्य एनिमल बनते हैं या अन्य कोई ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इस तरह से उसके जो सेल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। पूर्व केंद्रीय कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को हम कहते हैं कैप्सूल या स्लाइम लेयर, जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इस स्लाइम लेयर का जो निर्माण होता है पॉलीसेकेराइड से होता है। क्योंकि पॉलीसेकेराइड से बनी स्लाइम लेयर का जो वर्क होता है वह पर्यावरण में उपस्थित जो अन्य तत्व होते हैं उनसे चिपकने का काम करता है और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका दूसरे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से चिपकने के लिए आपके स्लाइम लेयर यानी कि कैप्सूल की आवश्यकता पड़ती है।
इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इसे हम कहते हैं पिलाई। और इसका भी वही कार्य होता है कि अगर एक सेल जो होता है दूसरे सेल से अगर अटैचमेंट करता है या दोनों पास में आते हैं तो स्लाइम लेयर के माध्यम से जो पिलाई होते हैं एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें जो प्रतिक्रिया होती है एक साथ चलती रहती है। तो इस तरह से स्लाइम लेयर और पिलाई एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और इनका काम ये होता है कि पर्यावरण का कोई भी एलिमेंट्स होता है, कोई भी तत्व होता है, कोई भी पदार्थ होता है तो उससे आसानी से चिपक सकते हैं। इसमें सिंगल अवस्था में एक फ्लैजा भी पाया जाता है। इस फ्लैजा का काम होता है लोकोमोशन करना, यानी कि पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं से रिलेटेड जो एनिमल होते हैं या ये सेल होते हैं इसमें अगर लोकोमोशन की क्रियाएं जो होती है वो फ्लैजा के माध्यम से होती है और इसकी सहायता यही पिलाई करता है। इसके अंदर एक और लेयर होती है जो इससे दुगुनी मोटी होती है। ये तो आपकी पतली है और इससे दुगुनी मोटी ये लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। और यह जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये जो सेल वॉल होता है ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन नामक पदार्थ की बनी होती है। इस सेल वॉल की खासियत होती है कि स्लाइम लेयर और अंदर की तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इन दोनों की सहायता करना। दूसरी बात कि स्लाइम लेयर के अंदर सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा लेयर जो इससे पतली होती है और यह प्लाज्मा लेयर अंदर की तरफ उपस्थित जो साइटोप्लाज्म होता है इन साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरने का काम करती है, जिसके कारण अंदर उपस्थित जितने इस सेल के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सुरक्षित रह सकें और अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये नीचे की तरफ अंदर की तरफ धंसकर एक वलन आकार का रूप ले लेती है जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मीजोसोम का निर्माण करती है और इस मीजोसोम का वर्क होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन की क्रिया होती है उसको संचालित करना, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो पार्ट होता है ये मीजोसोम शेप होता है जो इसको चारों तरफ से एक कवर का काम करता है और इसके अंतर्गत ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और इन्हीं के माध्यम से ये जो कोशिकाएं होती हैं वो श्वसन क्रिया में सहायता करती हैं। यानी कि हम अगर यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है, लेकिन इसमें तो सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते नहीं है, अनुपस्थित होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात करें तो मान लीजिए कि एक न्यूक्लियाइड पाया जाता है, एक आपका प्लाज्मिड्स पाया जाता है, एक मीजोसोम पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है और साइटोप्लाज्मिक पार्ट पाया जाता है। इसके अलावा कोई और सेल ऑर्गेनेल्स पाया नहीं जाएगा, तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है ये इसमें अस्थायित्व किया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू यूकैरियोटिक सेल में श्वसन की क्रिया होती है तो इसमें मीजोसोम के थ्रू प्रोकैरियोटिक सेल में श्वसन की क्रिया कराई जाती है। बीच में एक बहुत बड़ी संरचना पाई जाती है जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं और यह जो न्यूक्लियाइड होता है डीएनए का बना होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो न्यूक्लियस के स्थान पर इसमें न्यूक्लियाइड पाया जाता है और यह डीएनए का बना होता है और इसका वर्क होता है कि जेनेटिकल प्रोसेस में भाग लेना। प्रोकैरियोटिक सेल की जो पेरेंट सेल होता है
पेरेंट सेल में उपस्थित जो जीन होता है उसको डॉटर सेल में ट्रांसफर करना इन लोगों का काम होता है, क्योंकि इसे जेनेटिकल मटेरियल भी कहा जाता है, आनुवंशिकी पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि इसमें जीन की कमी आ जाती है, बाय द वे इसकी जो कैपेसिटी है उस लेवल की नहीं रह जाती है, तो इसकी सहायता आपका प्लाज्मिड करता है। इसलिए प्लाज्मिड करता है कि यह भी डीएनए का बना होता है, यह भी पार्ट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का बना होता है, डीएनए का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट्स। और यह जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट्स होता है यह जीन को ट्रांसफर करने में न्यूक्लियाइड की सहायता करता है, क्योंकि इसमें भी द्विगुणन की शक्ति होती है, क्षमता होती है, जिसके कारण पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में आसानी से जीनों को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी खोज लेडरवर्थ नामक वैज्ञानिक ने 1952 ईस्वी में किया था, और 1952 में इन्होंने प्रस्तुत कर दिया था कि नहीं, जो प्लाज्मिड होता है वो भी पार्ट ऑफ डीएनए होता है, डीएनए का बना होता है, जो न्यूक्लियाइड की सहायता करता है, यानी कि जेनेटिकल प्रोसेस में पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स जीनों को ट्रांसफर करने में ये सहायता करता है। जो अभी हम बता रहे थे आप लोगों को मीजोसोम, इसकी खोज जेम्स ने किया था, और जेम्स ने ही प्रस्तुत किया था जो मीजोसोम होता है वह श्वसन क्रिया में भाग लेता है और पूरी कोशिकाओं को श्वसन प्रतिक्रिया कराने में सहायता करता है। यह आपका मीजोसोम है जिसकी खोज जेम्स ने किया था। अंदर की तरफ ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में एक और संरचना दिखाई दे रही है जो कि गोलाकार संरचना है, इसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। और इस राइबोसोम्स का कार्य होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम्स के थ्रू होता है। और ये भी बात, और इस कोशिकाओं में जो राइबोसोम्स होता है वह 70S पाया जाता है, ना कि 80S। राइबोसोम तो दो प्रकार के होते हैं, एक 80S राइबोसोम्स होता है, एक 70S राइबोसोम्स होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम्स पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम्स पाया जाता है, क्योंकि 80S राइबोसोम बड़ा राइबोसोम्स होता है इसलिए वो बड़ी कोशिकाओं में पाया जाता है, और जो 70S राइबोसोम्स होता है बहुत छोटा होता है और यह आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो कराने में इसकी मदद करता है। अब क्यों प्रोटीन संश्लेषण कराता है? जो राइबोसोम्स होता है यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, और आरएनए और प्रोटीन का बनने की वजह से ही कोशिकाओं में अगर प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है तो वह राइबोसोम्स के थ्रू होती है। इसका अगला पार्ट हम अगले क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।